इस चैप्टर में अब तक हमने सीपीयू कैश हायरार्की को इंस्पेक्ट किया है, फिजिकल मेमोरी अलाइनमेंट को एक्सप्लोर किया है, स्ट्रीम बेंचमार्क का यूज करके होस्ट रैम परफॉर्मेंस को मेजर किया है और यह समझा है कि कैसे पिन मेमोरी जीपीयू के लिए हाई स्पीड पीसीआई ट्रांसफर्स को अनलॉक करती है। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। जब आप एक हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस प्रोग्राम चलाते हैं या जीपीयू कंप्यूट कर्नल लॉन्च करते हैं तो आपका डेटा सिर्फ एक जगह नहीं बैठा रहता। यह फिजिकल सिलिकॉन चिप्स, हाई स्पीड बसेस, कैश लेवल्स और मेमोरी कंट्रोलर्स के एक जटिल इकोसिस्टम से होकर गुजरता है। यह समझना कि ये हिस्से फिजिकली कैसे जुड़ते हैं और हर स्टेप पर सटीक स्पीड लिमिट्स और लेटेंसी पेनल्टीज को जानना उन डेवलपर्स को अलग करता है जो परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं उन इंजीनियर्स से जो इसे प्रिडिक्ट और कंट्रोल करते हैं। इस सेक्शन में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव हार्डवेयर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हम डेटा के पूरे फ्लाइट पाथ को ट्रेस करेंगे, सीपीयू कोर के अंदर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन से लेकर एक्सटर्नल जीपीयू के अंदर डिस्क्रीट मेमोरी चिप्स तक। सेक्शन ब्रेक। द ग्रैंड सिस्टम हार्डवेयर ब्लूप्रिंट। यहाँ एक मॉडर्न वर्कस्टेशन या सर्वर नोड का आर्किटेक्चरल मैप है जो एक मल्टी कोर सीपीयू, होस्ट सिस्टम रैम, एक पीसीआई इंटरकनेक्ट और एक जीपीयू एक्सेलरेटर से लैस है। इस डायग्राम को ध्यान से स्टडी करें। इस बात पर स्पेशल ध्यान दें कि जैसे जैसे डेटा कंप्यूट कोर से दूर जाता है, लेटेंसी कैसे बढ़ती है और बैंडविड्थ कैसे कम होती है। यह डायग्राम एक डिस्क्रीट ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एक्सेलरेटर से कनेक्टेड होस्ट कंप्यूटर सिस्टम के कंप्लीट हार्डवेयर आर्किटेक्चर और मेमोरी हायरार्की को मैप करता है। यह सिस्टम के हर लेवल पर लेटेंसी और बैंडविड्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है, जिसकी शुरुआत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स, उनके इंडिविजुअल रजिस्टर्स और डेडिकेटेड कैशेस से होती है और यह नीचे शेयर्ड थर्ड लेवल कैशे और सिस्टम मेमोरी तक जाता है। इसके बाद यह पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस इंटरफेस के जरिए एक्सेलरेटर तक के कम्युनिकेशन पाथवे को दिखाता है, जिसमें ग्राफिक्स प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाया गया है, जिसमें इसके स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स, इंटरनल कैशे और हाई बैंडविड्थ वीडियो मेमोरी शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग द डेटा फ्लाइट पाथ। पूरे ब्लूप्रिंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि सिस्टम परफॉर्मेंस डेटा लोकेलिटी पर इतनी ज्यादा डिपेंड क्यों करती है। चलिए ट्रेस करते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान नंबर्स हार्डवेयर स्टैक की हर लेयर से कैसे गुजरते हैं। टीयर 1 कोर रजिस्टर सब नैनोसेकंड रेल्म होस्ट सीपीयू के सबसे ऊपर रजिस्टर फाइल होती है। जब आपका C++ कोड एक ASIMD वेक्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि एक AVX512_MM512_8_PD इंट्रिंसिक, तो सीपीयू सीधे इन अल्ट्रा फास्ट रजिस्टर्स में स्टोर डेटा पर ऑपरेट करता है। लेटेंसी 0.5 नैनोसेकंड से भी कम होती है, 4.5 गीगाहर्ट्ज पर एक सिंगल क्लॉक साइकिल। थ्रूपुट एक्टिव एग्जीक्यूशन यूनिट्स में 10 to 20 टेराबाइट्स पर सेकंड का एग्रीगेट थ्रूपुट होता है। इंजीनियरिंग रियलिटी रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं लेकिन स्पेस में बहुत लिमिटेड होते हैं। एक x86-664 सीपीयू कोर आमतौर पर सिर्फ 32 वेक्टर रजिस्टर्स प्रोवाइड करता है, हर एक 512 बिट्स का, जो पर कोर टोटल सिर्फ 2 किलोबाइट्स एक्टिव डेटा ही होल्ड करता है। टीयर 2 AL1 और AL2 कैशेज द डेडिकेटेड कोर नेबरहुड। अगर कोई रिक्वेस्टेड वेरिएबल रजिस्टर में नहीं है तो हार्डवेयर AL1 डेटा कैशे 32 to 48 किलोबाइट्स में देखता है, जिसके बाद प्राइवेट L कैशे 122 मेगाबाइट्स की बारी आती है। AL1D कैशे लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोसेकंड 4 to 5 साइकिल्स होती है। L2 कैशे लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 नैनोसेकंड्स 12 to 14 साइकिल्स होती है। इंजीनियरिंग रियलिटी ये कैशेज हर इंडिविजुअल सीपीयू कोर के लिए प्राइवेट होते हैं। जैसा कि हमने मल्टी थ्रेडेड C+ एप्लीकेशंस सेटअप करते समय देखा था, अगर कोर 0 किसी ऐसी वैल्यू को म्यूटेट करता है जिसकी कोर 1 को जरूरत है, तो इन कैशेज को सिंक करने के लिए हार्डवेयर कैशे कोहेरेंसी प्रोटोकॉल्स जैसे कि MESI को बीच में आना पड़ता है। अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम कैशे लाइन पर राइट करते हैं तो इससे पाइपलाइन स्टॉल्स हो सकते हैं। टीयर 3 शेयर्ड L3 कैश, लास्ट लेवल कैश या LLC। जब डेटा प्राइवेट L2 कैश से बाहर लीक होता है तो ये बड़े L3 कैश 32 से 256 मेगाबाइट्स में गिरता है। L3 कैश एक सीपीयू डाई कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी कोर्स के बीच शेयर किया जाता है। लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 नैनोसेकंड्स यानी 40 से 60 साइकिल्स है। थ्रूपुट अप्रोक्सीमेटली 800 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। इंजीनियरिंग रियलिटी, जब तक
आपका ऑपरेशनल डेटा सेट L3 कैश के अंदर फिट बैठता है। आपका C++ एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसा कि हमने अपने स्ट्रीम बेंचमार्क एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया है, जिस मोमेंट आपका डेटा सेट L3 से बड़ा हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, क्योंकि डेटा रिक्वेस्ट्स फिजिकल DRAM में चली जाती हैं। टियर 4 इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर IMC और सिस्टम DRAM जब L3 में एक कैश मिस होता है, तो इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर IMC मेमोरी बस के जरिए फिजिकल सिस्टम रैम मॉड्यूल्स DDR4 या DDR5 को एक हार्डवेयर रिक्वेस्ट भेजता है। लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 60 से 90 नैनोसेकंड्स यानी 200 से 300 CPU साइकिल्स है। सस्टेन बैंडविड्थ है अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड। ड्यूल या क्वाड चैनल DDR5 है। इंजीनियरिंग रियलिटी एक 90 नैनोसेकंड का डिले सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन एक 4.5 गीगाहर्ट्ज CPU कोर के लिए 90 नैनोसेकंड्स एक बहुत लंबा समय है। कोर उस बर्बाद हुए समय में 400 से ज़्यादा स्केलर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता था। यही हार्डवेयर डिले वजह है कि हाई परफॉर्मेंस C++ में मेमोरी प्रीफेचिंग और सीक्वेंशियल कैश लाइन एक्सेस पैटर्न्स इतने क्रूशियल होते हैं। टियर 5 PCIe बस और PCIe रूट कॉम्प्लेक्स CPU होस्ट से डेटा को एक एक्सटर्नल डिस्क्रीट GPU पर भेजने के लिए बाइट्स को PCIe रूट कॉम्प्लेक्स से होकर जाना पड़ता है और फिजिकल मदरबोर्ड PCIe स्लॉट को क्रॉस करना पड़ता है। बस लेटेंसी लगभग 100 to 200 नैनोसेकंड्स पैकेट प्रोपेगेशन डिले है। बस बैंडविड्थ 1.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड PCIe Gen 4/16 या 63.0 गीगाबाइट्स पर सेकंड PCIe Gen 5/16 है। इंजीनियरिंग रियलिटी ध्यान दीजिए कि कैसे PCIe बस बैंडविड्थ 1.5 to 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड इंटरनल CPU कैश स्पीड्स 1 to 5 टेराबाइट्स पर सेकंड से काफ़ी कम है। यही डिफरेंस वजह है कि होस्ट रैम और GPU VRAM के बीच डेटा को बार बार ट्रांसफर करना GPU एक्सेलरेटेड सॉफ्टवेयर में जल्दी ही प्राइमरी बॉटलनेक बन सकता है। टियर 6 GPU मेमोरी आर्किटेक्चर VRAM और HBM। एक बार जब डेटा PCIe इंटरफेस को क्रॉस कर लेता है, तो ये GPU के इंटरनल मेमोरी सबसिस्टम तक पहुंच जाता है। मॉडर्न GPUs स्पेशलाइज्ड अल्ट्रा वाइड मेमोरी बसेस का यूज करते हैं, जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM3 या GDDR6X VRAM से कनेक्टेड होते हैं। GPU VRAM लेटेंसी लगभग 200 to 400 GPU क्लॉक साइकिल्स या लगभग 100 to 200 नैनोसेकंड्स होती है। GPU VRAM बैंडविड्थ 1.5 to 3.0 टेराबाइट्स पर सेकंड है, जो होस्ट सिस्टम DRAM से 30 टाइम्स से भी ज़्यादा फास्ट है। इंजीनियरिंग रियलिटी हालांकि GPU मेमोरी लेटेंसी रिलेटिवली हाई होती है, लेकिन इसकी रॉ बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। GPUs इस एक्सेस लेटेंसी को एक साथ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट थ्रेड्स चलाकर हाइड करते हैं। जब थ्रेड्स का एक वार्प VRAM से डेटा आने का वेट करता है, तो हार्डवेयर शेड्यूलर तुरंत एग्जीक्यूशन को दूसरे रेडी वार्प पर स्विच कर देता है। सेक्शन ब्रेक। डेटा हाईवेज को कंपेयर करना पेजेबल वर्सेस पिन्ड मेमोरी रूट्स। अब जब हमने ओवरऑल सिस्टम टोपोलॉजी को मैप आउट कर लिया है, तो आइए देखें कि होस्ट टू डिवाइस मेमोरी कॉपी के दौरान डेटा एक्चुअली इन कंपोनेंट्स के बीच कैसे ट्रैवल करता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फिजिकल पाथ जो डेटा लेता है, वह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी होस्ट C++ मेमोरी स्टैंडर्ड पेजेबल मेमोरी की तरह एलोकेटेड है या लॉक्ड पिन्ड मेमोरी की तरह। आइए इन दोनों रूट्स को विजुअली कंपेयर करते हैं। यह डायग्राम एक होस्ट कंप्यूटर की मेमोरी से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड पेजेबल मेमोरी ट्रांसफर एक स्लोअर 2 स्टेप प्रोसेस है, जहां स्टैंडर्ड सिस्टम मेमोरी से डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक टेम्परेरी कर्नल बफर में कॉपी किया जाता है, इससे पहले कि इसे ग्राफिक्स कार्ड पर भेजा जाए। सेकंड मेथड पिन्ड मेमोरी ट्रांसफर एक फास्टर डायरेक्ट रूट है, जो पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है, जिससे हार्डवेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बाईपास कर सकता है और सिस्टम बस पर मैक्सिमम स्पीड से डेटा को सीधे ग्राफिक्स कार्ड में कॉपी कर सकता है। रूट ए दन अनपिन्ड पेजेबल पाथ। जब आप स्टैंडर्ड मॉडर्न C++ टूल्स जैसे न्यू एसटीडी वेक्टर या मैलॉक का यूज करके होस्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप कर देता है। क्योंकि OS कर्नल के पास वर्चुअल मेमोरी पेजेस को डिस्क पर स्वैप करने या फिजिकल DRAM पेजेस को ऑन द फ्लाई इधर उधर मूव करने का राइट सुरक्षित रहता है, इसलिए GPU हार्डवेयर इस मेमोरी से डायरेक्टली सेफली रीड नहीं कर सकता है।
जैसा कि चैप्टर 15.7 में हमारे बाउंड्री मैप्स में दिखाया गया है, अनपिन्ड पेजेबल मेमोरी से मेमोरी कॉपी इनिशिएट करने से अंडर द हुड एक मल्टी स्टेप पाइपलाइन ट्रिगर होती है। कर्नल स्टेजिंग बफर एलोकेशन जीपीयू ड्राइवर ओएस कर्नल स्पेस के अंदर लॉक्ड पिन्ड होस्ट मेमोरी का एक इंटरनल टेम्परेरी ब्लॉक एलोकेट करता है। सीपीयू मेमोरी कॉपी होस्ट सीपीयू कोर को आपके यूजर डा को आपके एप्लीकेशन के वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस से मैन्युअली कॉपी करके ड्राइवर के इंटरनल पिन्ड कर्नल बफर में पेस्ट करना पड़ता है। यह स्टेप सीपीयू क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम करता है, L1 L2 या L3 कैशे को पोल्यूट करता है और यूजर कंप्यूट थ्रेड्स को स्टॉल करता है। पीसीआई इंजन डिस्पैच एक बार जब सीपीयू डेटा को कर्नल स्टेजिंग बफर में कॉपी करना समाप्त कर लेता है तो जीपीयू का हार्डवेयर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस XDMA इंजन फिजिकल पीसीआई बस के जरिए जीपीयू वीरैम में ट्रांसफर इनिशिएट करता है। क्योंकि इस रूट में सीपीयू द्वारा ड्रिवेन एक इंटरमीडिएट कॉपी ऑपरेशन की जरूरत होती है, इसलिए अनपिन्ड मेमोरी पर ट्रांसफर अक्सर सिर्फ 210 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर ही सिमट जाते हैं, जिससे मॉडर्न पीसीआई जेन 4 या 5 स्लॉट्स का हाई बैंडविड्थ पोटेंशियल पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। रूट बी द पिन डायरेक्ट ड्राइव पाथ। जब आप ओएस पिन्ड एलोकेशन प्रिमिटिव्स जैसे कि कूडा मैलॉक होस्ट या एमलॉक के साथ POSIX मेमलाइन काइन का यूज करके होस्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल रैम पेजेस को उनकी जगह पर लॉक कर देता है, जिससे ये गारंटी मिलती है कि उनके फिजिकल एड्रेस कभी नहीं बदलेंगे। ये आपके सिस्टम हार्डवेयर में एक डायरेक्ट फास्ट पाथ को अनलॉक करता है। सीपीयू को बाईपास करना होस्ट सीपीयू बफर्स के बीच मेमोरी कॉपी करने में कोई भी क्लॉक साइकिल स्पेंड नहीं करता है। कर्नेल स्टेजिंग को बाईपास करना ड्राइवर कर्नेल बफर स्टेजिंग को पूरी तरह से स्किप कर देता है। डायरेक्ट बस ट्रांसफर जीपीयू का ऑनबोर्ड डीएमए कंट्रोलर सीधे पीसीआई बस के पार पहुंचता है। होस्ट डीआरएम फिजिकल फ्रेम्स से सीधे डेटा रीड करता है और इसे नेटिव बस थ्रूपुट 1.52 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर जीपीयू वी रैम में स्ट्रीम करता है। ये डिस्टिंक्शन सीधे तौर पर उससे जुड़ता है जो हमने चैप्टर 7.8 में बाइनरी लेआउट्स के बारे में सीखा था। जब एक एप्लीकेशन बाइनरी ELF को एग्जीक्यूशन मेमोरी में लोड किया जाता है तो अनपिन्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को मैप करने से ओएस वर्चुअल मेमोरी सिस्टम को लगातार पेज टेबल्स मैनेज करने पड़ते हैं। पिनपैड एलोकेशंस फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को पहले ही अपनी जगह पर फिक्स करके इस रनटाइम ओवरहेड को बाईपास कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक मल्टी सॉकेट NUMA टोपोलॉजीज और PCI डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस मल्टी सॉकेट वर्कस्टेशन प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि ड्यूल AMD एपिक या ड्यूल इंटेल जियोन मदरबोर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर मेमोरी और PCI स्लॉट्स अलग अलग फिजिकल डोमेन्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें NUMA नोड्स या नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि CPU सॉकेट्स, रैम मॉड्यूल्स और PCI स्लॉट्स के बीच की फिजिकल डिस्टेंस सिस्टम बस के पार डेटा राउटिंग को कैसे अफेक्ट करती है। ये डायग्राम एक ड्यूअल सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जो 2 प्रोसेसर नोड्स और उनके मेमोरी कनेक्शंस के लेआउट को डिटेल में दिखाता है। फर्स्ट नोड में एक प्रोसेसर, लोकल सिस्टम मेमोरी और एक हाई स्पीड पेरिफेरल इंटरफेस के जरिए ग्राफिक्स एक्सीलरेटर से डायरेक्ट कनेक्शन शामिल है। सेकंड नोड में एक सेपरेट प्रोसेसर और उसकी खुद की मेमोरी होती है। एक इंटर सॉकेट इंटरकनेक्ट दोनों नोड्स को लिंक करता है, जो उस लेटेंसी ओवरहेड को दिखाता है जो तब होता है जब वन प्रोसेसर दूसरे की रिमोट मेमोरी को एक्सेस करता है। जब आप मल्टी थ्रेडेड मल्टी GPU C++ एप्लीकेशंस लिखते हैं तो फिजिकल टोपोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोकल न्यूमा एक्सेस यानी फास्ट पाथ। अगर CPU सॉकेट 0 लोकल रैम नोड जोड 0 में स्टोर किए गए डेटा को एक्सेस करता है तो मेमोरी रिक्वेस्ट सीधे लोकल इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर तक मिनिमल लेटेंसी के साथ जाती हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 नैनोसेकंड्स है। अगर CPU सॉकेट 0 GPU 0 जो कि PCI रूट 0 से वायर्ड है उसके लिए एक DMA कॉपी ट्रिगर करता है तो ट्रांसफर सीधे पीक फिजिकल बैंडविड्थ पर स्ट्रीम होता है, रिमोट न्यूमा एक्सेस यानी स्लो पाथ। अगर CPU सॉकेट 0 रिमोट रैम नोड 1 में स्टोर किए गए डेटा को रीड करने की कोशिश करता है तो हर मेमोरी रिक्वेस्ट को इंटर सॉकेट इंटरकनेक्ट जैसे इंटेल UPI या AMD इन्फिनिटी फैब्रिक को क्रॉस करना पड़ता है। ये हर एक्सेस पर एक एक्स्ट्रा 60 नैनोसेकंड्स की लेटेंसी पेनल्टी जोड़ता है और इंटर सॉकेट बस बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, रिमोट PCI ट्रैवर्सल। इससे भी बुरा, अगर CPU सॉकेट 1 पर चल रहा कोई थ्रेड GPU 0 पर ट्रांसफर इनिशिएट करने की कोशिश करता है
तो डेटा को PCI रूट 0 तक पहुंचने और GPU तक जाने से पहले इंटर सॉकेट इंटरकनेक्ट के जरिए CPU सॉकेट 0 पर हॉप करना पड़ेगा। यह एक्स्ट्रा फिजिकल हॉप ट्रांसफर बैंडविड्थ को डिग्रेड करता है और थ्रेड लेटेंसी वेरिएंस को बढ़ाता है, जैसा कि चैप्टर 14.9 में हमारे विजुअल एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस में दिखाया गया है। हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर में इस पेनल्टी से बचने के लिए हमें न्यूमासीटीएल या pthread सेट एफिनिटी NP जैसे टूल्स का यूज करके अपने वर्कर थ्रेड्स और मेमोरी एलोकेशंस को सीधे उस स्पेसिफिक न्यूमा सॉकेट से बाइंड करना होगा जो हमारे टारगेट GPU डिवाइस से फिजिकली अटैच्ड है। सेक्शन ब्रेक, द मास्टर हार्डवेयर रेफरेंस गाइड। जब आप होस्ट और डिवाइस कोड लिख रहे हों तो इन फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंथेसाइज करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक कंसोलिडेटेड रेफरेंस टेबल दी गई है जो एक मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम के हर मेजर हार्डवेयर टियर में लेटेंसी, बैंडविड्थ और कैपेसिटी को कंपेयर करती है। यह टेबल CPU और GPU हार्डवेयर के बीच मेमोरी और इंटरकनेक्ट हायरार्की को डिटेल में बताती है और लोकेशन, लेटेंसी, बैंडविड्थ, कैपेसिटी और प्रोटोकॉल्स के बीच के रिलेशंस को हाईलाइट करती है। CPU कोर के अंदर CPU रजिस्टर्स सबसे फास्ट एक्सेस ऑफर करते हैं जिसकी लेटेंसी 0.5 नैनोसेकंड से कम होती है। पीक बैंडविड्थ 10 to 20 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और इंटरनल रजिस्टर फाइल का यूज करके पर कोर 1 to 2 किलोबाइट्स की कैपेसिटी मिलती है। L1 डेटा कैश, जो कि CPU कोर के अंदर ही होता है, लगभग 1 नैनोसेकंड पर ऑपरेट करता है जिसकी बैंडविड्थ 3 to 5 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और एक डेडिकेटेड बस के जरिए पर कोर 32 to 48 किलोबाइट्स की कैपेसिटी होती है। L2 कैश, जो अभी भी कोर के अंदर ही होता है, उसकी लेटेंसी लगभग 3 to 4 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 1 to 2 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और एक प्राइवेट बस के जरिए पर कोर 1 to 2 मेगाबाइट्स की कैपेसिटी होती है। CPU सॉकेट लेवल पर शेयर्ड L3 कैश या लास्ट लेवल कैश की लेटेंसी लग 10 to 15 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ लगभग 800 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है और एक ऑन डायरिंग या मेश फैब्रिक के जरिए 32 to 256 मेगाबाइट्स की शेयर्ड कैपेसिटी होती है। सिस्टम मेमोरी के लिए मदरबोर्ड DRAM पर लोकल सिस्टम रैम की लेटेंसी लगभग 60 to 90 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 50 to 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है और DDR4 या DDR5 चैनल्स का यूज करके 32 to 512 गीगाबाइट्स की कैपेसिटी होती है। इसके अपोजिट CPU सॉकेट पर रिमोट न्यूमा रैम की लेटेंसी लगभग 120 to 150 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 30 to 60 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है और UPI या इन्फिनिटी फैब्रिक के जरिए कनेक्टेड सिस्टम स्केल कैपेसिटी होती है। इंटरकनेक्ट्स की बात करें तो एक्सपेंशन स्लॉट में PCI Gen 5 बस की लेटेंसी लगभग 150 to 250 नैनोसेकंड्स होती है और PCIe by 16 सीरियल लेंस के जरिए 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ होती है। GPU की तरफ देखें तो GPU डाई के अंदर GPU L2 कैश की लेटेंसी लगभग 10 to 20 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 3 to 5 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और GPU क्रॉसबार स्विच के जरिए 40 to 96 मेगाबाइट्स की कैपेसिटी होती है। GPU शेयर्ड मेमोरी, जो स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर होती है, उसकी लेटेंसी लगभग 1 to 2 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 10 to 14 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और ऑन चिप SRAM बैंक्स का यूज करके पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर 48 to 228 किलोबाइट्स की कैपेसिटी होती है। फाइनली डिस्क्रीट GPU बोर्ड पर GPU VRAM या हाई बैंडविड्थ मेमोरी की लेटेंसी लगभग 100 to 200 नैनोसेकंड्स होती है, बैंडविड्थ 1.5 to 33 टेराबाइट्स पर सेकंड होती है और HBM3 या GDDR6X जैसे हाई बैंडविड्थ बस का यूज करके 16 to 96 गीगाबाइट्स की कैपेसिटी होती है। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग हार्डवेयर थ्योरी टू रियल कोड। अब जब हमने पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर को मैप आउट कर लिया है तो एक क्रिटिकल टेकअवे सामने आता है कि सिस्टम हार्डवेयर अनअलाइंड या कैशे अनफ्रेंडली एक्सेस पैटर्न्स के मामले में बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। कंप्यूटर्स फिजिकल मेमोरी से सिंगल बाइट्स फैच नहीं करते हैं, चाहे डेटा होस्ट DRAM से L1 कैश लाइन में मूव कर रहा हो या PCIe बस के जरिए GPU रजिस्टर्स में स्ट्रीम कर रहा हो। हार्डवेयर हमेशा मेमोरी को फिक्स्ड कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स में ही मूव करता है, जो टिपिकली CPU पर 64 बाइट्स और GPU पर 32 या 128 बाइट्स होते हैं। जब आपका कोड मेमोरी को सीक्वेंशियली एक्सेस करता है तो हार्डवेयर प्रीफेचर्स
आपके अगले मूव को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इससे पहले कि आपका एग्जीक्यूशन पाइपलाइन उनके लिए पूछे भी, वे कैश लाइंस को फास्ट मेमोरी में खींच लेते हैं। लेकिन जब आपका कोड मेमोरी में रैंडमली इधर उधर जंप करता है तो कैश लाइंस लगातार इविक्ट और रीफैच होती रहती हैं, जिससे हार्डवेयर को बार बार पूरी मेमोरी लेटेंसी पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। अगले सेक्शन में हम इन विजुअल आर्किटेक्चरल लेसन्स का टेस्ट करने जा रहे हैं। हम रियल वर्ल्ड कोड में कैश फ्रेंडली मेमोरी एक्सेस वर्सेस कैश अनफ्रेंडली एक्सेस एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कॉस्ट को मेजर करने के लिए एक हैंड्स ऑन सी प्लस प्लस बेंचमार्किंग लैब बनाएंगे। 16.9 प्रैक्टिस लैब बेंचमार्क कैश फ्रेंडली मैट्रिक्स ट्रैवर्सल वर्सेस कैश अनफ्रेंडली ट्रैवर्सल पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए।